नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 की चाल। 24 की चाल में आज हम आ पहुंचे हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में। गुरुग्राम में चुनाव जो है वो 25 तारीख को होने हैं। वक्त अभी ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के पास वक्त कम है। इसलिए वक्त की अहमियत को समझते हुए सभी राजनीतिक नेता और राजनीतिक पार्टियों ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है, या यूं कहें कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, ताकि इस बार 2024 में सत्ता में काबिज हो जाए और जो पार्टी सत्ता में है वो सत्ता में ही रहे। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जो कि मौजूदा सांसद भी है इंद्रजीत राव। अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो अभी तक कांग्रेस में पता नहीं क्या कारण है या फिर क्या वजह है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया। हरियाणा में सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन गुरुग्राम एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जेजेपी का जिक्र किया जाए तो जेजेपी ने भी अपना प्रत्याशी यहां से उतार दिया, राहुल फैजलपुरिया चुनावी मैदान में। लेकिन किसके सिर सजेगा ताज और किसके सिर नहीं सजेगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। चर्चा की शुरुआत करने से पहले पैनल से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जेजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं विभा जी। मैम, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। बीजेपी के प्रवक्ता है विपिन यादव। सर, आपका भी न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू नेता है कुलभूषण भारद्वाज। सर, आपका न्यूज इंडिया में स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं प्रदीप जेलदार। सर, आपका न्यूज इंडिया में स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से करना चाहेंगे। आपके प्रत्याशी यहाँ पर उतर चुके हैं, मौजूदा सांसद भी है, और जब से लोकसभा का चुनाव गुरुग्राम में हो रहा है, यहाँ जहाँ तक मुझे पता है एक बार सिर्फ उन्होंने हार का सामना किया है, बाकी उन्होंने हार का सामना नहीं किया। फिर भी उसके बाद आप अपनी विरोधी दलों की पार्टियों को कितनी बड़ी चुनौती अपने सामने समझते हैं? इस बार कोई बदलाव देख पा रहे हैं विरोधी पार्टियों में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको ये मौका देने के लिए, और इतने बड़े बड़े पैनलिस्ट मेरे सामने हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जब आप बात करते हैं ना राव इंद्रजीत सिंह की, राव इंद्रजीत सिंह पिछले लगभग 40 साल से राजनीति में हैं, जिसमें से ज़्यादातर समय वो कांग्रेस में रहे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पार्टी कोई भी रही, वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने दिया। उसने सुनिश्चित किया कि वो एक साफ़ सुथरी राजनीति करे। जब आप कह रहे हैं कि आज तक सिर्फ एक ही बार हारे, वो भी भाजपा से ही हारे थे, मैं आपको बता दूं। और जब आप भाजपा में आए हैं तो भाजपा के प्रत्याशी के नाते आज के दिन आपको, जब आप सर्वे करेंगे, ध्यान में आएगा कि विषय ये नहीं चल रहा है कि जीतेगा कौन। विषय ये चल रहा है कि पिछली बार 3 लाख वोटों से जीते थे, तो इस बार 6 से जीतेंगे, 8 लाख वोटों से जीतेंगे। विषय ये है। ठीक है, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, प्रत्याशी नहीं उतार पाए हैं अभी तक आप, एकमात्र सीट गुरुग्राम ही ऐसी, वजह क्या मानी जाए? अंतरकल है या फिर कोई और कारण? अभी हमारे पास टाइम है, 6 तारीख तक का नॉमिनेशन है। बहुत जल्दी प्रत्याशी भी हमारे सामने होगा। आज हालात जिस तरह से देश के अंदर है, जो सत्ता में भाजपा रही, आज उसको बदलाव के रूप में पूरी जनता जनार्दन कांग्रेस के साथ खड़ी है। वो नीतिगत है। आपने देखा होगा कितने रोजगार उपलब्ध हुए, कितनी तरह से महंगाई का जो मामला है वो आज किस तरह से ऊंचाइयां छू गया है। आम गरीब व्यक्ति की कमर टूटी हुई है। इतने तमाम मुद्दे हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा है, बहुत सारे जुमले थे, उन सबको जनता अब समझ चुकी है। मैं समझता हूं कि भाजपा पे आज पूर्ण रूप से ठप्पा झूठ का और जुमलेबाजी का लग चुका है। लोगों का विश्वास उठा है। इसलिए उठा है विश्वास कि जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास सब कुछ करने का था, आज वो हालात उनके पूरी तरह से, जो उनकी नीतियाँ थी, पॉलिसी थी, वो सब की सब पर्दाफाश हो। लेकिन गुरुग्राम का जिक्र किया जाए तो यहाँ से तो हर बार बीजेपी ही जीतती है। इसका मतलब गुरुग्राम की जनता तो बीजेपी से खुश है? नहीं, एक समय था, लोगों ने विश्वास के साथ उनको जनादेश दिया। आज 2 बार जनादेश देने के बाद भी जनता अपने आप को ठगा समझ रही है। आज जनता, आपने बदलाव देखा होगा, कितना विरोध हो रहा है। हमारे हरियाणा की बात करें 10 लोकसभा सीट की, 10 लोकसभा सीट पे लोगों का प्रत्याशी जब भी जाते हैं, आज उनका डटकर जनता जनार्दन काले झंडे लेकर और अपने मन की जो बातें उनको विरोधारूप में उनके सामने रख रही है। आज भाजपा के तमाम प्रत्याशी इस बात से अंदर से भी खुद परेशान है कि सच्चाई का सामना अब जो हमने झूठ बोली थी वो करना पड़ रहा है, और जनता के मुखर होकर बाहर आ रहे हैं। जनता का बहुत बड़ा बदलाव आपको इस लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा कांग्रेस के साथ। ठीक है, अमित नेहरा जी हमारे साथ हैं। अमित जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आपने अभी बीजेपी को भी सुना,
कांग्रेस पार्टी को भी सुना। बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त अपनी जीत से है और उनका आश्वस्त होना लाजमी भी है, क्योंकि हर बार उनके ही प्रत्याशी की जीत यहाँ पर हुई है। कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम मुद्दे गिनवा दिए गए हैं। आप किस तरीके से गुरुग्राम की सीट का अगर जिक्र किया जाए तो स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? आंचल, पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सीट है इसका नाम गुरुग्राम लोकसभा सीट नहीं है, इसका नाम गुड़गांव लोकसभा सीट है, क्योंकि ज़िले का नाम जो है वो गुरुग्राम है। जो नोटिफिकेशन हुआ था वो ज़िले के लिए था, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका नाम बदला है। गुड़गांव कह सकते हैं हम, और आगे से भी इसको हम गुड़गांव ही कहेंगे। इसी तरह विधानसभा भी गुड़गांव है, जिला बेशक गुरुग्राम है। तो दूसरी बात ये है, आपने जो सवाल पूछा, कोई प्रत्याशी उतार दिया, ठीक है, तो ये प्रत्याशी जल्दी उतारने का मतलब ये नहीं होता कि जीत की गारंटी है। तो गुड़गांव तो इस मामले में मैं कहूँगा कि फिसड्डी ही रहा है कांग्रेस की लिस्ट में। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2005 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो टोटल 90 में से 89 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए थे कांग्रेस ने, लेकिन एक सीट फंस गई थी। पैनलिस्ट को पता होगा वो सीट कौन सी फंसी थी, जिसका प्रत्याशी आखिर दम तक कांग्रेस ने नहीं उतारा था। वो गुड़गांव विधानसभा सीट थी। तो इसका इतिहास रहा है। गुड़गांव विधानसभा कह लो, गुड़गांव लोकसभा सीट कह लो, अपने अपने समीकरण हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ रूठे हुए होंगे, आप ये भी कह सकते हैं कि गुणा भाग होगा, लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब तक नॉमिनेशन की आखिरी तिथि नहीं आ जाती तो हम इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हाँ, जल्दी हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम एक विश्लेषक के तौर पर आंकड़े देख सकते हैं कि किसकी संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं, किसकी नहीं दिख रही हैं। संभावनाओं को लेकर हम जिक्र ज़रूर कर सकते हैं। संभावना तो सीधी सी ये है, गारंटी ही बता देता हूँ मैं, जीतेगा कौन। जीतना तो वही है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन मसला ये है कि सबसे ज़्यादा वोट आएंगी किसको और आएंगी कैसे। अब की बार देखिए, जो 2024 का इलेक्शन है वो मोदी युग का तीसरा इलेक्शन है। आप मान सकते हैं इसको। मोदी युग का पहला इलेक्शन 2014 में हुआ था, दूसरा इलेक्शन 2019 में हुआ था, और अब ये तीसरा है। और देखिए, कितना भी बड़ा नेता हो राष्ट्रीय स्तर पे, 2 इलेक्शन तो हमने जीते हैं, एक नेता ने कह सकते हैं लगातार। तीसरा इलेक्शन मुश्किल हो जाता है। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे नेता थे, उनके सामने कोई चुनौती नहीं कि बीजेपी के लिए मुश्किल है ये। बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तीसरा चुनाव है, मुश्किल लग रहा है, ऐसा अमित जी का कहना है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। जिसका जैसा तजुर्बा है वो वैसी ही बात करेगा, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जब इन्होंने बात की जवाहरलाल नेहरू जी की, तो जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने उस समय देश में कोई विपक्ष था ही नहीं। सच बताएं तो लोगों को पता ही नहीं था कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी भी होती है। ये तो 67 के बाद लोगों को थोड़ा ध्यान में आने लगा कि अपोजिशन के नाम पे भी कोई पार्टीज होती हैं, और धीरे धीरे उभरने लगी। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ये एक लौता प्रधानमंत्री है। आपको मुख्यमंत्री भी शायद बड़ी मुश्किल से मिलेंगे कि पहला चुनाव लड़ा तो कहा 272 पार, दूसरा चुनाव लड़ा तो कहा 300 पार, और आज कह रहा है 400 पार। ये विषय ये नहीं है कि सरकार बनेगी, विषय ये है कि सरकार ऐसी बनेगी कि जहां जब जो जैसा बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी उतनी ताकत हो, 2/3 बहुमत अपने हाथ में हो। विषय वहां जा रहा है। तो भाई साहब ने जो कहा वो उनका तजुर्बा है, जो हम देख रहे हैं वो सबको सामने नजर आ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि 400 पार अब इस बार हो पाना पॉसिबल है? देखिए, मैं राजनीति को जितना समझता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो बहुत तौल कर कहते हैं। अगर उन्होंने कहा 400 पार तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि अब ये 400 पार है, और इसमें कोई संशय करना नहीं चाहिए। राजनीतिक विश्लेषण के रूप में भी अगर मैं देखूं, एक न्यूट्रल इंसान होकर भी देखूं, तो मैं कहूँगा कि इसके ऊपर कोई संशय करना नहीं चाहिए। इसका जवाब हम कांग्रेस से लेंगे कि 400 पार उन्हें लग रहा है, उन्हें क्या लगता है। लेकिन उससे पहले जेजेपी का रुख करना चाहेंगे। विभा जी हमारे साथ हैं। विभा जी, आपके प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं राव इंद्रजीत को? नमस्कार सभी दर्शकों को और सभी हम साथी प्रवक्ताओं को।
तो मुझे ये लगता है कि राव इंद्रजीत, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि राव इंद्रजीत बेदाग हैं, ये तो वही जाने वो कितने बेदाग हैं, लेकिन हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को इतना दागम दाग कर दिया है कि आज अगर रूरल देख लो या अर्बन देख लो, हर जगह बॉयकॉट लोकसभा इलेक्शंस हो रहा है। आज की डेट में कितने पंचायत हैं जो कह रहे हैं हम लोकसभा बॉयकॉट करेंगे। अगर आप सेक्टर 38 गुड़गांव का देख लोगे, RWA ने वहाँ बड़ा लगा दिया, नो वाटर, नो सीवर, नथिंग अवेलेबल, इसलिए हम नहीं करेंगे लोकसभा में इलेक्ट। तो आप वहाँ तक ले आए हो लोगों को। जब तक हम साझेदार थे सरकार में, तब तक हम इतना करते थे कि कम से कम गुड़गांव का कूड़ा तो उठवा देते थे। अब ये हालत है कि गठबंधन टूटने के बाद काम बिल्कुल नहीं हो रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं? वही बता रही हूँ, गठबंधन टूटने के बाद पहली बात तो कूड़ा अब जलाया जा रहा है, जो कूड़ा उठना चाहिए था। अगर आप किसानों का देखो, अगर मैं जनरल बात करूं तो किसानों को पैसा भी नहीं आ रहा, 300 रुपये उनका मॉइस्चर का भी कट रहा है। तो हर जगह मामला ठप हुआ पड़ा है, मंडियां ठप हो गई हैं, काम ठप हो गए हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि नहीं मोदी जी ने 400 पार बोला है, ठीक है, हमारे भाजपा प्रवक्ता। तो मैं ये कहूँगी, जैसे कांग्रेस ने 70 साल तक गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो ये बीजेपी का भी 400 पार का वही नारा है। वो 70 साल तक यही नारा रहेगा, क्योंकि जैसे कांग्रेस में बोला गया था मैं 1 रुपया ऊपर से देता हूं तो नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, ऐसे ही मोदी जी की गारंटी जो ऊपर होती है वो नीचे आके मेरे सीवर ओवरफ्लो करे हैं। मैं कूड़े में खड़ी हुई हूँ आजकल, तो वो मोदी जी की गारंटी। अब मुझे कोई बोलता है एज अ वोटर, अगर मैं देखूं कि मोदी जी की गारंटी है, तो मुझे अपना सीवर दिखता है। मुझे बरसातों में चाय पकौड़े नहीं, मुझे बरसातों में अपने घर में पानी आता दिख रहा है। मेरी बहन ने कहा कि कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस गरीबी हटाओ कहती चली गई, गरीबी हटाओ कहती चली गई और गरीबों को हटाती चली गई। अब मैं आपको बताता हूँ गरीब की हालत क्या थी। गरीब की हालत ये थी कि कांग्रेस राज में गरीब कहता था कि ऐ मौत तू जल्दी आया कर। लेकिन हम इसका जवाब प्रदीप जी से लेंगे, आप बीजेपी के जवाब दीजिए। 400 पार का पहले बीजेपी सुनने की कोशिश तो कीजिए कि कांग्रेस राज में कहते थे कि ऐ मौत तू गरीब के घर जल्दी आया कर, तेरे इंतजार में दवाई में खर्च वो पैसा हो जाता है जो खर्च करना था अंतिम संस्कार में। और आज जब भाजपा की बात करें तो भाजपा वो सरकार है जिसने हर गली में सरकारी हॉस्पिटल खोल दिया। आप कहेंगे कैसे? पूरे भारत में जब आप बात करते हैं, हरियाणा में चिरंजीवी योजना, पूरे भारत के अंदर आयुष्मान योजना, तो उसके तहत हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ही सरकार के अंदर मिलने का ऐसा प्रावधान किया है कि गरीब से गरीब इंसान ये नहीं कहेगा कि मौत जल्दी आ जाए, वो कहेगा कि आज मेरे पास नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया वो कार्ड है जिसको दिखाकर मैं अपना इलाज भी करवा सकता हूं। और आज आवश्यकता पड़ने पर सरकार भी उसके साथ है, अस्पताल भी साथ है और पूरा सिस्टम उसके साथ है। लेकिन विभा जी का कहना ये है कि ये साथ तब तक था जब गठबंधन था, गठबंधन टूटने के बाद तो कोई काम नहीं हुआ, सब वैसे के वैसा पड़ा हुआ है, वहीं छूट गया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन। इनके पास कोई चुंबक थी जो अब उतर गई, अब वो चुंबक से हट गया तो चीज़ें बदल गई होंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, जब ये साथ थे तब भी सरकार काम कर रही थी, जब साथ नहीं है तो और जोर से कर रही है, क्योंकि अब ताकत पूरी अपने साथ में है। विषय चीज़ें सुधर रही हैं, सुधरते सुधरते समय लगेगा। जहाँ कमी है उसको दूर करने का हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का हर कार्यकर्ता, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे CM साहब कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं उनको ठीक करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हाँ, बहुत लंबा समय हो गया, 75 साल से ऊपर हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए। बहुत सारी चीज़ें पहले बदली थी, कांग्रेस सरकार ने भी कोशिश की थी, हम भी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। जो और कसर है इस बार पूरी कर देंगे, तभी तो कह रहे हैं 400 पार। ठीक है, तो देखिए 400 पार का नारा तो NDA दे रही है, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये बाद में पता करेगा। विभा जी का कहना है कि कांग्रेस का नारा हुआ करता था गरीबी हटाओ, गरीबी कभी हटी ही नहीं है, शायद यही स्थिति है जो आज कांग्रेस की हुई है। विभा जी को अभी क्षेत्रीय उसके अंदर पार्टी में है और ताज़ा उन्होंने जिस तरह से अभी मुद्दों पे अपना शब्दों के द्वारा कहा है कि बड़े बड़े बोर्ड लग गए हैं कि सीवरेज नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं और आप लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब दोनों सेम उसी को फेस कर रहे हैं। जब बीजेपी जाती है तो उनके लिए लोगों ने रास्ते बंद कर दिए, गाँव में एंट्रियाँ बंद हो गई है, जेजेपी की महान एंट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। तो ये जब दोनों साथ थे और जिस तरह से इनका अलग अलग हुए हैं
तो वो तो उनको चोर कह रहा है, वो इनको चोर कह रहा है, चोरी दोनों ने करी है। इनके अलग अलग होने से कांग्रेस को फायदा है नुकसान? मैं बताता हूँ, आज फायदा नुकसान जो सामने है, आज पूर्ण रूप से मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जनता जनार्दन इनका चेहरा और चित्रण देख चुकी है। अभी हमारे साथी ने 400 पार के नारे की बात की। 400 पार का नारा अब फर्स्ट फेज का चुनाव का निकला है, निकलते ही माननीय प्रधानमंत्री का तो बदल गए, शब्द भी बदल गए, भाषण भी बदल गए। वो 400 पार की जगह हिंदू मुस्लिम वाले पे आ गए। तीसरा निकलने को जा रहा है तो वो मंगलसूत्र पे आ गए। तो आज वो हालात, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का जो पद है वो बड़ा गरिमा भरा हुआ पद है। आज वो बात कर रहा था जो एक व्यक्ति थका हारा, उसको महसूस हो चुका है कि अब सब कुछ उजड़ जाएगा, अब बदलाव निश्चित है और जाना तय है, ये उस बात की परिभाषा है। दूसरा, आपने हमारे साथी ने कहा हमने डेवलपमेंट पे गली गली में हॉस्पिटल खुला दिए। मैं बड़ा आश्चर्यजनक है, बड़ी हंसी आती है कि आप थोड़ा दूर मात्र पे यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर ईंट भी नहीं है। कितना बड़ा गुरुग्राम है, उसके अंदर सरकारी हॉस्पिटल का क्या आलम है। आप बहुत सारे मुद्दे इनके देखो, उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्मार्ट सिटी बन गए हैं, बहुत सारे मॉडर्न विलेज बन गए हैं। आप एक बार ऐसे करके देखो, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। विकास गुरुग्राम का, गुड़गांव का विकास नहीं हुआ है। 2 कदम की दूरी पर जाके देखिए अस्पताल है, उसमें एक ईंट भी नहीं है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले जातीय समीकरण भी थोड़ा गुड़गांव का समझ लेते हैं। हमारे साथ कुलभूषण जी है। कुलभूषण जी, जातीय समीकरण गुड़गांव का अगर समझा जाए, देखा जाए, तो क्या लग रहा है इस बार? जातीय समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये अहिर बेल्ट बोलते हैं इसको, दक्षिण हरियाणा यादव बहुल सीट है और सबसे ज़्यादा जो मतदाता है वो यादव मतदाता है यहाँ पर। और यादव मतदाता की जो पहली पसंद रही है, वो जो कैंडिडेट अब आए हैं भाजपा ने, राव इंद्रजीत जी, उनको वो प्राथमिकता देते हैं। और उसका कारण जो है, कांग्रेस की तरफ से भी नाम चल रहा है, यादव ही नाम चल रहा है, तो इस बार यादव यादव में टक्कर देखने को मिल सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग देख चुके हैं, पहले भी लोगों ने देखा है। जो राव इंद्रजीत जी जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो अपने आप में एक उम्दा है। लोगों को उन पर विश्वास है। और जिस तरह से वो अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो एम्स को लेकर आए, अन्य रेल परियोजना लेकर आए, तो उससे लोगों को लगता है कि हमारी जो आवाज़ है लोकसभा के अंदर, उसको प्रभावी तरीके से कहने वाला व्यक्ति है, हम इनके साथ खड़े। अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया जाए, देखिए किसी भी चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक काफी ज्यादा अहम रखता है। हरियाणा का जिक्र किया जाए तो हरियाणा में जाट वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक काफी ज्यादा अहम रहता है। तो यहाँ का वोट बैंक किस तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है? कौन सा वोट बैंक ज्यादा अहमियत रखता है? देखिए, आप जहाँ तक आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट भी इसको, इसके अंदर ज़्यादा संख्या है मतदाताओं की। लेकिन उनके अंदर भी जिस प्रकार से 3 तलाक का मामला हुआ, तो उस 3 तलाक के मामलों को लेकर जो मुस्लिम बहनें हैं, उनके अंदर एक संतोष, उनको एक बहुत बड़ा उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, उनको लगा। तो उस न्याय से तो बीजेपी को फायदा सीधा सीधा। मैं वही कह रहा हूँ आपसे बात कि आज अभी आपने कहा, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि हिंदू भी खुश है और मुस्लिम भी खुश है। और जब हिंदू खुश है और मुस्लिम खुश है, तो परिणाम आपके सामने आएगा। तो जो 400 पार, ठीक है विभा जी, आपने इतने सारे आरोप गिनवाए थे, बीजेपी ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। अभी कुलभूषण जी का ये कहना है कि गुड़गांव का अगर जिक्र किया जाए तो गुड़गांव में हिंदू पक्ष या फिर मुस्लिम पक्ष, दोनों ही वोट बैंक काफी खुश हैं, तो बीजेपी की संभावनाएं ज्यादा लग रही है जीत की। देखिए, ये उनका विशेष होगा कि हिंदू मुस्लिम, अगर हम कहते हैं हम जेजेपी जो है, हम कभी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर नहीं करते। नहीं, वोट बैंक की हम बात करें, हिंदू मुस्लिम की हम राजनीति की बात नहीं कर रहे। एक कोर वोट बैंक होता है हर एक जाति का, वो वोट बैंक किसकी तरफ जाता है, किसी की तरफ से हटता है, उसका फायदा नुकसान हर पार्टी को होता है। हम उस वोट बैंक की बात करें, अगर सारा का सारा वोट बैंक बीजेपी की तरफ है, सब खुश है, तो फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि वो, आप कैसे कह रही हैं कि सारा वोट बैंक बीजेपी की तरफ है? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, अभी कुलभूषण जी ने कहा। वही कह रही हूँ। हाँ, तो कुलभूषण जी अगर कह रहे हैं कि सारा वोट बैंक बीजेपी की तरफ है, तो लोकसभा के लोग क्यों वो कर रहे हैं, बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? हमारा भी जो कैंडिडेट है, अगर जैसे उन्होंने कहा यादव कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो हमारा कैंडिडेट जहाँ जगह है पूरे दिन कम से कम 10-15 जनसंपर्क कर रहा है, रैली, सारे सेशंस कर रहा है, उसमें इतना अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है कि राव इंद्रजीत जी को तो इतना लोग गालियां दे रहे हैं सामने। मैं गाली वर्ड इसलिए कह रही हूँ कि उनको कह रहे हैं कि वो कभी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आए नहीं। कुलभूषण जी, आपने कहा कि राव इंद्रजीत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि गालियां पड़ रही है। देखिए, विपक्ष है, अभी ताजा ताजा घाव उनको लगा है, अभी सत्ता से बाहर हुए हैं, पीड़ा है,
तो उस पीड़ा को वो किस तरह से व्यक्त करेंगे? क्या कारण है कि 4 दिन पहले गीत गा रहे थे, 4 दिन पहले ये और इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ रहे थे, और आज सत्ता से हटते ही इनको राव इंद्रजीत जी के अंदर जो है त्रुटि नजर आने लगी है। तो उसका कारण यही है कि सत्ता में थे तो मलाई खाई, अब जाए लोगों के बीच के अंदर, लोग बताएंगे इनको गाँव में सत्ता की मलाई खाने के लिए तो तारीफ है, अब सत्ता की मलाई नहीं मिल रही तो बुराई। गाँवों में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, हालत यह हो गई है। तो मैं तो अपनी बड़ी बहन को ये कहना चाहूंगा कि जो सच्चाई है उससे जनता को अवगत कराए, और जनता अवगत है। आज आप देख लीजिए, पूरे हम तो अपने लोकसभा की बात कर रहे हैं, गुरुग्राम की, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर उमंग है, तरंग है, जोश है, जुनून है, और ज्यादा से ज्यादा मतदान अपने प्रत्याशी राव इंद्रजीत जी को करें, ऐसा लोगों का बहुत ज्यादा एक कैंपेन चल रहा है। इनका कहना है कैंपेन चल रहा है, विभा जी का कहना है कि बायकॉट किया जा रहा है। 4 जून को पता चलेगा कि बायकॉट हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल प्रदीप जी की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए, तमाम काम गिनवाए गए जो नहीं हुए हैं, उनके पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो एक ही ध्यान में आता है कि इन्होंने कहा एक हॉस्पिटल है जो नहीं बन रहा है, वो ठीक कह रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की जो कार्यशैली है मैं उसके बारे में बता दूं, ये जो NH8 है, अभी 48 बोल देते हैं इसको, NH8 पहले सिर्फ 2 लेन का होता था। तो कांग्रेस की कार्यशैली क्या कहती है कि 30 साल में जाकर इस रोड को अपग्रेड करेंगे, चलो यार 4 लेन का कर देते हैं, 4 गाड़ियां एक साथ गुजर जाती है ना। फिर मतलब इन्होंने पूरे आप कह सकते हैं 60-65 साल में 2 लेन को 4 लेन किया, और बड़ी मुश्किल से जब यहाँ गाड़ियाँ आती थी, सामने से गाड़ी आती थी, साइड लगानी पड़ती थी। हमारी कार्यशैली ये नहीं है, भाजपा की कार्यशैली नहीं है। जब ये हॉस्पिटल था ये सिर्फ 70 बेड का था, भाजपा चाहती तो इसको बड़ी आसानी से 150-200 बेड का बनाकर काम चला सकती थी, लेकिन चला सकती थी तो चलाएगा। मैं बता रहा हूँ वही मेरी बहन, कि जिस प्रकार भाजपा की कार्यशैली दूरदृष्टा को देखना है, भविष्य को देखना है। आज गुड़गांव की जो पॉपुलेशन है 25 लाख हो चुकी है। जब भाजपा यहाँ पर आई सिर्फ 70 बेड का एक छोटा सा हॉस्पिटल होता था, आज वहाँ पर 700 बेड का हॉस्पिटल अप्रूव हो चुका है, जिसके अंदर काम स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा 250 बेड का हॉस्पिटल सेक्टर 10 के अंदर, जो सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर होता था, वहाँ भी एक हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है। कि कहाँ 70 बेड की बात होती थी, आज ये दूरदृष्टा ही है भाजपा की। आज 900 बेड, 950, 1000 बेड के बारे में जनता सोच रही है, देख रही है, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी आवश्यकता है। ये तो नजरिया है, नजर बदलो नजरिया बदल जाएगा। नजर बदलो नजरिया बदल जाएगा। आपने कहा एक ईंट नहीं है, उन्होंने तो 900 बेड गिनवा दिए। वो ध्यान भटकाने में माहिर है, इसी चीज़ के तो वो निर्माता बन चुके हैं। जिस तरह से किसी पे अगर बहुत सारे ब्लेम लगे हुए उसको वॉशिंग मशीन में डालो, भाजपा की सारे दाग उतर जाते हैं। तो हमारे जो साथी हैं, मेरे भाई नवीन जी, वो आप ये भूले नहीं, अभी कोरोना की जो स्थिति थी, क्या हालात थे यहाँ, जो सरकारी हॉस्पिटल नहीं था यहाँ, इतनी भयंकर, उसमें आज गुड़गांव पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, उसका हेल्थ का ही हालात ख़राब है सिस्टम की। तो ये कोई इनका जवाब नहीं है। निश्चित तौर पर जनता इस बात को देख चुकी है, ना स्मार्ट सिटी है, ना स्मार्ट मॉडल विलेज है, ना एजुकेशन के ऊपर इनका कोई, आप एजुकेशन पे आ जाएं, यहाँ पे सैनिक विश्वविद्यालय बना था, आज भी उसके अंदर आप जाके देखो एक ईंट भी लगी हो। तो कांग्रेस की तरफ से देखना रहेगा कि किसे वो मैदान में उतारती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो नाम हाईलाइट चल रहा है वो यादव ही चल रहा है, और यादव के बीच इस बार कांटे की टक्कर गुड़गांव में देखने को मिल सकती है। लेकिन किस यादव के सिर ताज सजेगा ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल 24 की चाल में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।